Hello future doctors and medicos, this is Ayan sir and welcome you all on our channel Conceptum Academy. I make sure that you guys will fall in love with biology. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, लाइक कर दे और अपने कमेंट्स देकर के बताएं कि हम लोगों का एफर्ट्स, मेरा एफर्ट्स पर्सनली आपको कैसा लग रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हम लोग लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हम लोग देखे थे कुछ कंट्रासेप्शन मेथड्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बैरियर मेथड्स के बारे में देखा था, नेचुरल मेथड्स को डिस्कशन कर लिया था और कुछ केमिकल मेथड्स का समझिए 1/3 पार्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो केमिकल मेथड्स में हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करने के लिए या फिर स्पर्म को किल करने के लिए। जैसे वो जेल के फॉर्म में, फोम्स के फॉर्म में रहते हैं और उनका नाम दिया गया है इस केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में स्पर्मिसाइड्स। स्पर्म का मतलब द मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म एंड स्पर्मिसाइड्स दैट मीन्स कि ऐसा कोई एंजाइम या ऐसा कोई केमिकल जो किल करता है स्पर्म को, उसको हम लोग स्पर्मिसाइड्स कहते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो स्पर्मिसाइड्स की अगर बात करें तो इसमें 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पर्मिसाइड्स में लैक्टिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 प्रेजेंट होता है, जिसके एक्शन से स्पर्म का मोटिलिटी सप्रेस हो जाता है, स्पर्म किल हो जाता है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन को बिल्कुल रोक दिया जाता है। फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, यानी कि सिंपल भाषा में कहें बायोलॉजिकल में तो स्पर्म का और ओवम का जो मीटिंग है वो रुक जाता है। कहाँ पर? तो एम्पिलरी इसमें जंक्शन पर। तो ये था केमिकल स्पर्मिसाइड्स के बारे में। और अब हम लोग बात करते हैं कुछ हार्मोनल पिल्स के बारे में, जैसे सहेली वगैरह के बारे में आप लोग देखे होंगे, ये नाम सुने होंगे। एक और पिल है जिसका नाम है माला डी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हार्मोनल पिल्स। सबसे पहली बात, हार्मोनल पिल्स होता क्या है। हार्मोनल पिल्स का एक एग्जांपल है जिसको कॉम्बिनेशन पिल भी कहा जाता है। कॉम्बिनेशन पिल इसका नाम इसलिए है, क्या बोला मैंने, कि हार्मोनल पिल का एग्जांपल कॉम्बिनेशन पिल है, जिसका नाम कॉम्बिनेशन पिल इसलिए है क्योंकि उसमें कॉम्पोजिशन होता है प्रोगेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का। ठीक है, अब प्रोगेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्पोजिशन है। इसका डोज कैसे मैं आपको बताता हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज का होता है, जल्दी से बताइए कितने डेज का होता है। 28 डेज का होता है, जिसको मैंने लूनर मंथ की तरफ मैं लूनर मंथ बोलता हूँ। जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है कि लूनर मंथ मैं क्यों बोलता हूँ। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लूनर मतलब कि इस मून का जो मंथ चलता है वो 28 डेज़ का चलता है, इसीलिए मैं उसको लूनर मंथ बोलता हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज़ को भी। तो ये जो कॉम्बिनेशन पिल है, इसको लेने का तरीका क्या होता है कि जो आपका 28 डेज़ का साइकिल है उसमें फर्स्ट 4 डेज़ को छोड़ के पहला जो फेज़, सबसे पहला जो स्टार्टिंग फेज़ ही होता है वो तो ब्लीडिंग फेज़ होता है, जो 5 दिन तक चलता है। लेकिन पहले 4 दिन को छोड़ करके 5वें दिन से ये पिल दिया जाता है, यानी उस पिल पे मार्क रहता है डे 5, डे 6, डे 7, डे 8 टू डे 28। और इसका नाम कॉम्बिनेशन पिल है। तो इसके कॉम्पोजिशन में क्या प्रेजेंट है, प्रोगेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो एक काम इसका तो ये है कि ये प्रोगेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को रिलीज करता है, कौन भाई, कॉम्बिनेशन पिल। और दूसरा इसका काम है, ये इनहिबिट करता है LH और FSH की सिक्रीशन को, LH और FSH के सिक्रीशन को। तो अगर जो भी बच्चे मेंस्ट्रुअल साइकिल मेरे से नहीं पढ़े हैं तो मैं थोड़ा सा डीप यहाँ पर जाकर भी बता दे रहा हूँ। आप जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहला पीरियड जो होता है वो ब्लीडिंग फेज होता है, उसके बाद होता है ल्यूटियल फेज, उसके बाद जो होता है ओव्यूलेटरी फेज 14th डे पे जो आता है। तो 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, जिसको ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। तो ओव्यूलेटरी फेज में होता है क्या है कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है और रप्चर करके उसके अंदर एक फ्लूइड फिल कैविटी होता है एंट्रम, वो एंट्रम पिचकता है। अब मान लेते हैं कि ये ग्राफियन फॉलिकल है और इसके अंदर रखा हुआ है ओवम, ये सेकेंडरी oocyte। ये रप्चर किया तो इसके अंदर से सेकेंडरी oocyte निकल गया, या फिर यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरीके से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर किया, अंदर से उधर से ओवम रिलीज कर गया। तो ये प्रोसेस ओव्यूलेशन है। और ये प्रोसेस जो है ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होना, ओवम का रिलीज होना, ये हो पाता है हार्मोन के प्रेजेंस में, जिसको कहा जाता है LH और FSH। तो एक बात तो क्लियर है कि ओव्यूलेशन कराने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है LH और FSH। आप लोगों को नहीं पर आप लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल बताना पड़ता है, हालांकि कोई बताएगा नहीं यहाँ पर बीच में आकर के मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इतना चीज़ें क्लियर हो गया ना, LH और FSH के रिलीज होने से फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन होता है। तो कॉम्बिनेशन पिल का काम क्या था, एक काम था प्रोगेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को रिलीज करना, दूसरा काम था
रोक देना LH और FH के सिक्रीशन को। तो LH और FH के कारण ही ओव्यूलेशन होता है, तो ओवम रिलीज होता है। तो जब कॉम्बिनेशन पिल कोई लेडी लेगी तो उसका ओव्यूलेशन होगा नहीं होगा? ओव्यूलेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि LH और FSH को रोक दिया गया है, तो ओवम रिलीज नहीं होगा और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, जो स्पर्म के मोटिलिटी को भी कहीं ना कहीं सप्रेस करने का काम करेगा। तो इस तरीके से पूरी तरीके से फर्टिलाइजेशन का चांसेस कम होगा। ओवम रहेगा तब ना फर्टिलाइज करेगा भाई साहब, LH और FSH को ही रोक दिया गया। तो ये काम था कॉम्बिनेशन पिल का। तो ये भी एक तरीके का कंट्रासेप्टिव मेथड है, जिसका एग्जांपल आपको बता दिया मालाडी, और एक और एग्जांपल है सहेली। लेकिन यहाँ फ़र्क है, जो कॉम्बिनेशन पिल है उसमें क्या प्रेजेंट है कॉम्पोजिशन में? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये स्टेरॉयडल हार्मोन्स, और स्टेरॉयडल हार्मोन्स का शरीर पे इफेक्ट हो चुका है, इफेक्ट हो सकता है, बुरा इफेक्ट हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए हम आपको कई दफ़ा बोले हैं हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स के छेड़खानी के साथ क्या होता है, वो आपको बार बार कभी अभी यहाँ पे नहीं बताऊँगा मैं फिर क्या होता है। तो अब आगे बात कर लेते हैं कि जो जैसे बात की मालाडी, तो मालाडी कॉम्बिनेशन पिल है जिसमें स्टेरॉयडल हार्मोन प्रेजेंट है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो ये शरीर के लिए इफेक्टिव, मतलब शरीर के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जो कोई ऐसा पिल है जो कम नुकसानदेह हो? क्या कोई नॉन स्टेरॉयडल पिल होता है? बिल्कुल होता है, जो कि आपके NCERT में मेंशन है पेज नंबर 60 में, कि नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन जो है वो सहेली है। सहेली क्या है? एक नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन है जिसको ना दिया था, या यूज तरीके से बताइए कि इस तरीके देने वाला या यूज़ में लाने वाले इंस्टीट्यूशन का नाम था CDRI, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्रॉम लखनऊ, इंडिया। तो इसने दिया था किसको? सहेली पिल को, और इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कैटाक्रोमीन। क्या नाम है? कैटाक्रोमीन। और इसके एक्शन से स्टेरॉयडल प्रॉपर्टी नहीं होती है और ये बॉडी को नुकसान कम करता है। सहेली पिल के बारे में सेकंड वाले लेक्चर में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरीके से लेना था और नहीं लेना था, ये चीज़ें क्लियर हो गई थी। तो ये हमारा एक तरीके से केमिकल मेथड्स ख़त्म हो गया। केमिकल मेथड्स में हम लोगों ने क्या देखा? केमिकल मेथड्स में हम लोगों ने स्पर्मिसाइड्स के बारे में देखा कि फोम्स और जेली का इस्तेमाल करके वेजाइना के अंदर लगाने से क्या होता है? स्पर्म का मोटिलिटी सप्रेस हो जाता है। दूसरा कॉम्बिनेशन पिल देख लीजिए, जिसको हार्मोनल पिल्स भी कहते हैं। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज IUDs। IUDs के बारे में बात कर लेते हैं। IUDs का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट IUDs है जिसका इस्तेमाल, अच्छा खास बात ये है कि IUDs केवल फीमेल के लिए होता है, ये मेल के लिए IUDs नहीं होता है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यानी इसको यूट्रस में इन्फिट किया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है फैगोसाइटिक इन नेचर फॉर स्पर्म। फैगोसाइटिक क्या होता है? फैगोसाइटिक यानी कि ये स्पर्म को किल करने का काम करता है या स्पर्म के सेल को मारने का काम करता है, लेकिन अलग अलग तरीके से। तो IUDs जो आप लोगों के सिलेबस में है, जो आप लोगों को पढ़ना है, वो अलग अलग टाइप्स का होता है, जिसमें सबसे पहला टाइप है नॉन मेडिकेटेड IUDs। क्या है भाई सबसे पहला टाइप? यहाँ पे टाइप्स आप देख सकते हैं। क्या है भाई? IUD का सबसे पहला टाइप है नॉन मेडिकेटेड IUD, जिसका एग्जाम्पल लिपर लूप भी है। लिपर लूप का यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से दिखता है। तो इसका नाम नॉन मेडिकेटेड क्यों है, इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। नॉन मेडिकेटेड इसलिए है क्योंकि ये किसी तरीके का एंजाइम, किसी तरीके का हार्मोन रिलीज नहीं करता है। ये केवल बैरियर की तरह काम करता है। जिस तरीके से मेल या फीमेल कॉन्डम्स या डायफ्राज्म या वॉल्ट्स काम करता है, सेम उसी तरीके से ये बैरियर मेथड काम करता है। यानी इसमें कोई एंजाइम नहीं है, कोई हार्मोन नहीं है, इसलिए ये नॉन मेडिकेटेड है। लिपर लूप जो फीमेल के यूट्रस में फिट कर दिया जाता है। उसके बाद है कॉपर रिलीजिंग। दूसरा जो टाइप है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यानी IUD का, वो है कॉपर रिलीजिंग IUD। कॉपर रिलीजिंग IUD नाम से ही क्लियर है कि रिलीज करेगा किसको? तो कॉपर को। और इसकी कुछ एग्जांपल है कॉपर T, मल्टीलोड 375 एक्सेट्रा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फंक्शन क्या होता है कॉपर रिलीजिंग IUD का? तो सबसे पहला कि कॉपर आयन को रिलीज करता है। कॉपर आयन की रिलीज करने से स्पर्म का मोटिलिटी सप्रेस हो जाता है और दूसरा स्पर्म किल भी होता है। तो कॉपर आयन से इस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको यूट्रस में फिट किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं तीसरा टाइप IUD का, जो कि है हार्मोन रिलीजिंग IUD। हार्मोन रिलीजिंग IUD जो है, जिसका कुछ एग्जांपल LNG-20 और प्रोगेस्टार्ट भी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये क्या करता है? ये यूट्रस को अनफेवरेबल कर देता है इम्प्लांटेशन के लिए। यानी कि ये जो IUD इंट्रा यूटेराइन डिवाइस फिटेड होता है फीमेल के यूट्रस में,
आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फिर फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूलरी स्टमिक जंक्शन पे, वहाँ से जाइगोट निकल, वहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ से जाइगोट निकल के कहाँ पे आता है, फीमेल के यूट्रस में, इनर वॉल में, इंडोमेट्रियम में, यहाँ पे आकर फिट हो जाता है यहाँ पे। और इसका काम क्या होता है, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी का, ये क्या करता है, अनफेवरेबल कर देता है यूट्रस को कि वहाँ पर फिट हो ही नहीं सके जाइगोट, और इस तरीके से प्रेगनेंसी नल हो जाता है, प्रेगनेंसी को रोक दिया जाता है। क्लियर है चीज़। तो ये आईयूडीज़ का 3 तरीका था जिससे आप यहाँ पे ये वीडियो चल रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिट किया जा सकता है यूट्रस के अंदर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को। क्लियर है चीज़। तो ये वीडियो को आप देखते रहिए, और आगे अब हम लोग बात करते हैं कुछ अलग तरीका कंट्रासेप्शन का, जो लास्ट तरीका है कंट्रासेप्टिव मेथड का, यानी इस लेक्चर के बाद कंट्रासेप्टिव मेथड ख़त्म हो जाएगा। लास्ट से पहले वाला एक और है, एक है जिसका नाम है इम्प्लांट। इम्प्लांट उतना आपके सिलेबस में है नहीं, एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इम्प्लांट भी एक तरीके का, इम्प्लांट भी एक तरीके का कंट्रासेप्टिव मेथड है, जिसमें स्किन के अंदर रख दिया जाता है एक डिवाइस को, इंट्रायूटेराइन डिवाइस को, जो कुछ हार्मोन रिलीज़ करता है, वैसा हार्मोन जो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर दे। लेकिन इसका एक डिमेरिट ये है कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, जब लगाने के बाद महीनों तक, सालों तक रह सकता है। कितना ड्यूरेशन रहेगा वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का इम्प्लांट किया गया है। दिस वॉज ऑल अबाउट इम्प्लांट, इससे ज़्यादा आपको जानना भी नहीं है। अब बात करते हैं सर्जिकल मेथड की। सर्जिकल मेथड क्या है भाई? सर्जिकल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसको हिंदी में नसबंदी भी कहा जाता है, जिसमें मेल या फीमेल का कुछ इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट को कट कर दिया जाता है, जो पाथवे होता है स्पर्म या ओवम का, ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो सके। ये मेन में भी होता है और वुमेन में भी होता है, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। मेल के लिए इट इज़ वैसेक्टॉमी और फीमेल के लिए इट इज़ ट्यूबेक्टॉमी। चलिए अब आ गया सर्जिकल वीडियोज़ के बारे में, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा था। सर्जिकल वीडियोज़ यहाँ पे प्ले होता रहेगा, आप इसको देख सकते हैं टाइम लॉस ना करते हुए। मैं वैसेक्टॉमी को बताऊँगा और यहाँ पे वैसेक्टॉमी का वीडियो चल रहा है। चलिए, वैसेक्टॉमी क्या है? वैसेक्टॉमी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल के स्क्रोटम को सबसे पहले कट किया जाता है। कट करने के बाद एक वाइट कलर का, वाइट जैसा एक वेन टाइप रहता है, वेसल टाइप रहता है, जिसका नाम है वास डिफरेंस। उसको कट किया जाता है और कट करके लाइगेट किया जाता है, यानी धागा से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये काम क्या करता है? अब यहाँ पे एक पिक्चर आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि टेस्टिस में मेल का स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है, और वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो कुछ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी होगा, यानी कि जो मेल के गैमेट को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो मेल के गैमेट को आगे बढ़ाने का काम करता है वास डिफरेंस, इपिडिडाइमिस, टेस्टिस। तो जब मान लीजिए टेस्टिस से निकल करके जा रहा है स्पर्म, तो हमने क्या किया, वास डिफरेंस को कट कर दिया। अब ये आगे जा ही नहीं सकता, तो ये पेनिस से बाहर रिलीज ही नहीं होगा। जब पेनिस से बाहर स्पर्म रिलीज ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी का चांस ही नहीं होगा। तो ये हो गया वैसेक्टॉमी। ठीक है, ये वीडियो से क्लियर हुआ, आप देख सकते हैं वैसेक्टॉमी। अब बात करते हैं ट्यूबेक्टॉमी की। ये पिक्चर हट के आप देखिए ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी क्या है? ट्यूबेक्टॉमी नाम से ही क्लियर है, ट्यूब एक्टॉमी को मतलब यहाँ पे कट से है, काटने से। ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को काट करके लाइगेट किया जाता है, यानी धागा से जोड़ दिया जाता है। कट कहाँ पे होता है? कट वहाँ पे होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन के साइड से थोड़ा सा पहले, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने वाला है और यहाँ से स्पर्म जाके ओवम को फर्टिलाइज करेगा, तो हम यहाँ पे कट कर देंगे। यहाँ पे कट कर देंगे तो क्या होगा कि स्पर्म इधर पहुँच ही नहीं पाएगा। तो ये जब फैलोपियन ट्यूब को कट करके धागा से हम लोग जोड़ देते हैं, इसको प्रोसेस को ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। और जब वास डिफरेंस को कर करके धागा से जोड़ देते हैं तो इसको वैसेक्टॉमी कहा जाता है। तो ये 2 सर्जिकल तरीका है जिसको नसबंदी भी कहते हैं, और जिससे क्या किया जा सकता है, जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो अब बहुत सारा कंट्रासेप्टिव मेथड आप लोगों ने पढ़ लिया है। कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड आपको सूट करेगा, ये आप अपने डॉक्टर से, अपने क्लिनिक में जो भी पर्सनल आपके डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर हैं या सिंपली कोई डॉक्टर है, तो उनसे जा करके आप अपना बॉडी के हिसाब से, आपके सिचुएशन के हिसाब से, आपके कंडीशन के हिसाब से आप उनसे सजेशन ले सकते हैं कि आपको कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड चूज़ करना चाहिए। ठीक है, कंट्रासेप्टिव मेथड का डाउट्स वगैरह तो मैंने क्लियर कर ही दिया था। और कंट्रासेप्टिव मेथड आप लोग सोच के बताइए कि अभी कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ये कमेंट करके बताना है कि नॉर्मल डेज में, नॉर्मल कंडीशन में, अंदर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड सबसे सही होगा। और एक और चीज़ आप कमेंट करके बताइए कि
कि कब वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी में हम लोगों को स्विच कब करना चाहिए, कमेंट करके आपको बताना है। पहला ये कि पहला क्वेश्चन तो हमने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी किसी कपल को कब करना चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरीके से सपोर्ट आप करते रहिए, आपका सपोर्ट से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।